देख रहे हैं बाजार आज और कल। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए अब स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के कहां मिल सकते हैं शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर हमारा है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की तैयारी कराएंगे आपकी जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही हमारे साथ है आज मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव का मूड माहौल देखने को मिला। निफ्टी 24 अंक चढ़कर 19,350 के पार बंद हुआ, तो सेंसेक्स 64 अंक चढ़कर 65,340 के लेवल पर। वहीं बैंक निफ्टी 64 अंक गिरकर 44,860 के स्तर पर आज हुआ बंद। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि आज बाजार में इतना उतार चढ़ाव क्यों दिखा। भारतीय बाजारों में नए हफ्ते की शुरुआत बड़ी मिली-जुली रही। वैसे विदेशी बाजारों से संकेत कमजोरी के थे। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन कमजोरी का माहौल रहा, वो भी अच्छा खासा। डाउ 300 अंक नीचे बंद होता दिखा और सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी लाल निशान में थे। एशियाई बाजारों में कारोबार मिला जुला था। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर होकर बंद आया है 102 के आसपास के लेवल पर। उससे एशियाई बाजार हल्के फुल्के हरे निशान में जरूर थे, लेकिन भारतीय बाजारों में एक और अपना ट्रिगर थोड़ा नेगेटिव था। लंबे समय बाद शुक्रवार के सेशन के जो आंकड़े थे एफआईज की तरफ से, कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा छोटा, वायदा कारोबार में बिकवाली। और वहीं लोकल फंड्स की तरफ से भी घरेलू फंड भी अच्छी खासी बिकवाली 3,000 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में करते हुए दिखे। तो ये दो ट्रिगर के चलते वैसे तो कमज़ोर खुलना था, लेकिन रिलायंस और साथ ही साथ HDFC बैंक जैसे दिग्गजों से सहारा मिलने के बाद निफ्टी में तगड़ी मजबूत शुरुआत होती दिखी, सीधे 19,400 के आसपास। और उसके बाद ज़्यादातर वक्त भारतीय बाजारों ने 19,400 के लेवल के आसपास ही निफ्टी पर बिताया। ऊपर में 19,435 और नीचे में 19,320-25 के आसपास, यानी कि मुश्किल से 100 पॉइंट की रेंज में दिन भर कारोबार करने के बाद निफ्टी हल्के हरे निशान में 25 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक बारगी 45,200 के आसपास तक पहुंचा भी, लेकिन 45,000 के ऊपर टिकने में बैंक निफ्टी में आई मुश्किल और हल्के 60-65 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी में भी लाल निशान के साथ ही कारोबार होता दिखा। सुबह से ब्रॉडर मार्केट में एक्शन हल्की मजबूती का था। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी, कमज़ोर शेयर थोड़े कम, लेकिन दिग्गजों में आज रिलायंस ने बचाया और रिलायंस की वजह से ही निफ्टी मुश्किल से हरे निशान में बंद हो पाया। अगर रिलायंस को निकाल दिया जाता तो बाजार में कमजोरी ज़्यादा होती और 4% का बड़ा मूव रिलायंस ने बाजार को संभालने का काम किया। ओवरऑल हफ्ते की मिलीजुली सी शुरुआत हुई और थोड़े बाजार हल्के भी थे। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से हल्के ओवरसोल्ड भी। यही वजह थी कि बार बार निचले स्तरों से थोड़ी सपोर्ट आती दिख रही थी और जैसे ऊपर आते हैं जो बिकवाली का प्रेशर था शुक्रवार का, वो आगे बढ़ता हुआ दिखा और प्रॉफिट बुकिंग भी। तो छोटी रेंज में उतार चढ़ाव के बीच मिला जुला कारोबार हफ्ते के पहले दिन। चलिए अब बात करते हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय से। सुदीप सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं। हफ्ते में हमने बाजार को देखा, काफी ज्यादा हलचल बाजार में रही। एज इन एक हाई लेवल पर बाजार देखा, फिर करेक्शन भी था। फ्राइडे को उच्चतम स्तर और हफ्ते के पहले ही दिन हमने एक बार फिर से बाजार में करेक्शन का माहौल देखा। क्या ट्रेंड समझे इससे? देखिए, ट्रेंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड बराबर ऊपर की तरफ है। इशू ये है कि एक लेवल तक मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग पार फॉर द कोर्स माना जाता है मार्केट के लिए। और आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि मॉनसून का प्रोग्रेस कैसे होता है और कॉर्पोरेट नतीजे कैसे आते हैं। अदरवाइज पॉजिटिव मोमेंटम है और मूड भी पॉजिटिव है। बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। नीचे जब करेक्शन हो रहा है तो खरीदारी आ रहा है। बात यह है कि आज बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं देखा, थोड़ा बहुत खरीदारी आ रहा था, इसीलिए मार्केट ऊपर लेवल पे बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट से संकेत नेगेटिव थे, इसके बावजूद हमने देखा इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव मूड बरकरार था। ये बात सही है कि रिलायंस का बहुत बड़ा हिस्सा योगदान था इस मामले में, पर ओवरऑल अगर ये कहें कि काउंटर में जहां पे बिकवाली देखने को मिली वहां पे भी ऐसा कोई बहुत जबरदस्त बिकवाली नहीं था। थोड़ा बहुत हल्का प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, यही कहेंगे इसको।
बाय एंड लार्ज मोमेंटम और मूड और बायस पॉजिटिव ही है मार्केट का। तो आप कह रहे हैं कि मूड और माहौल पॉजिटिव ही है बाजार का। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं अपने शो में। और इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल हमारे पास ठाणे से विजय चौधरी का आ रहा है। 100 शेयर है, 512 की खरीद है इनकी टाटा मोटर्स पर। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल क्या अभी इन्हें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। टाटा मोटर पर 10,000 का मुनाफा इन्हें अच्छा है, और क्या अभी 1 साल का नजरिया रखें ये टाटा मोटर पर इस मुनाफे के साथ। बहुत जल्दी बहुत बड़ा यहाँ पे आपको गेन की संभावना नहीं है। एक लेवल तक ये शेयर रन अप कर चुका है, परफॉर्मेंस अच्छा है। पिछले महीने का जो आंकड़े इन्होंने डिस्क्लोज किए वो भी पॉजिटिव है। डेट भी रिड्यूस कर रहे हैं। ओवरऑल कंपनी ने जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर परफॉर्म किया, पर शेयर प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली या थोड़ा प्रोपोर्शन से ज्यादा ही ऑलरेडी बढ़ गया है। तो हमारा व्यू इसमें यही है कि अगर आपका नजरिया थोड़ा शॉर्ट टर्म का है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप 1 साल प्लस जो आप जिक्र कर रहे हैं निवेशित रहना चाहते हैं तो निवेशित रहिए। अच्छा कामकाज कंपनी कर रहा है, मैनेजमेंट क्वालिटी स्ट्रांग है, ईवी में भी अच्छा कामकाज कर रहा है, जो कि इमर्जिंग ऑटोमोबाइल का सेगमेंट है। तो आप 1 साल का नजरिया है तो निवेशित रह सकते हैं, पर 3-6 महीने का नजरिया है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल सकते हैं। जी, तो ये टाटा मोटर्स पर राय रही हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास उत्तर प्रदेश लखनऊ से सुनील कुमार वर्मा का सवाल है। बैंक ऑफ इंडिया इनके पास है, और बैंक ऑफ इंडिया पर इनका सवाल है 1000 शेयर है, 81 की खरीद है जो उन्होंने किया था। अभी जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल कितने टाइम तक वो इस शेयर को होल्ड करें। आने वाले कितने टाइम में इन्हें मुनाफा हो सकता है, मतलब इनके लेवल तक ये शेयर पहुंच सकता है। आपका लेवल तो आपके जो खरीद लेवल है उसके आसपास ही मार्केट कामकाज कर रहा है, पर ओवरऑल बीएफएसआई क्षेत्र में हमारा व्यू पॉजिटिव है और हम लोगों को लगता है कि आने वाला साल जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें बीएफएसआई के नतीजे अच्छे आएंगे। पीएसयू बैंक्स का भी नतीजे अच्छे आएंगे। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बात सिर्फ ये है कि आप फ्रंटलाइन काउंटर्स में रहेंगे तो आप थोड़ा ज्यादा सेफ रहते हैं। तो पीएसयू बैंकों के क्षेत्र में फ्रंटलाइन में मैं तो ये मानूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा शेयर, बैंक ऑफ इंडिया में भी कोई ऐसा बुराई नहीं है, पर आप निवेशित रहिए। 1 साल का नजरिया बना के रखिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल। आइए अब एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। गुरुग्राम से दीपक जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास। मैम नमस्कार, मेरे पास बीओबी के शेयर हैं, 700 है, 170 वाली हाँ। हुए हैं और 6 मंथ का व्यू है मेरा। अच्छा, 6 महीने का व्यू बैंक ऑफ बड़ौदा पर सर ये रख रहे हैं। 171 की खरीद है इनकी। ठीक है सर, 6 मंथ के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लग रहा है आपको स्टॉक। जी, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि बैंकों में पीएसयू क्षेत्र में एसबीआई और बीओबी हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं। ओवरऑल बीएफएसआई में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है और इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर जो लेवल पे लिया है उससे थोड़ा प्रॉफिट में ही काम कर रहा है। हम लोगों का मानना ये है कि ये शेयर और भी आगे जाएगा। आप 1 साल 6 महीना आप कह रहे हैं तो 6 महीना आप निवेशित रहिए, आपको करंट लेवल से बेटर लेवल मिलने की उम्मीद रहेगी। निवेश बनाए रखे बैंक ऑफ बड़ौदा में, यही राय है आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। पटना बिहार से रंजीत कुमार का सवाल हमारे पास है। पीएफसी 75 शेयर है, 110 की खरीद है। जानना चाह रहे हैं कि 75 शेयर है मेरे पास, 108% का इंक्रीज है पीएफसी में। फिलहाल इन्हें क्या करना चाहिए इस स्ट्रैटेजी और इन लेवल्स के साथ। देखिए, आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिला है, तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और प्रॉफिट बुक करके फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ही रहना है, लेंडर्स में ही फोकस करना है, तो एसबीआई का शेयर आप खरीदिए। वहां पे आपको शायद
अप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा। पीएफसी में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो गया है और इस लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर जाना थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एसबीआई जैसे दिग्गज बैंक के शेयर में खरीदारी कीजिए। ठीक, बिल्कुल सर। अगले कॉलर से बात करें, दिल्ली से दिलीप कुमार साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? दिलीप जी सुन पा रहे हैं हमें? सॉरी मैम, मेरा नाम अमित कुमार यादव है। फिलहाल- मेरा सवाल सोना बीएलडब्ल्यू पे है। मेरे पास ओके अमित जी 1500 पूछिए। मेरे पास 1500 शेयर हैं सोना बीएलडब्ल्यू के 540 के रेट पर। मेरा व्यू है 3 साल। 545 3 साल सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन पर ये नजरिया रख रहे हैं। सुदीप सर, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? इनके लेवल के थोड़ा नीचे है अभी, 43 बोला, 543 उन्होंने बोला, 534 पे सोना बीएलडब्ल्यू है। क्या करना चाहिए इतने लंबे नजरिए में? स्वाति जी, मैं शायद 1-2 हफ्ते पहले दर्शकों को मेरा फेवरेट शेयर के बीच में सोना बीएलडब्ल्यू भी रेकमेंड किया था। तो ये मेरा फेवरेट काउंटर है। ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं और खास बात यह है कि इनका ज्यादातर कामकाज, ज्यादातर जो झुकाव है ईवी के तरफ है। और जैसे हम लोग जानते हैं, ईवी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सनराइज सेक्टर ऑटो के अंदर माना जा रहा है और इस कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू का कामकाज इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है और क्योंकि इनका नजरिया 1 साल प्लस का है, मैं बेझिझक कहूंगा कि आपने अच्छा शेयर खरीदा है, निवेशित रहिए, आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। आप 1 साल प्लस का नजरिया रखिए, 3 साल तो बहुत ही अच्छा है, पर रिव्यू करते रहना शेयर और शेयर प्राइस 1 साल के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अपने प्लान पर बने रहिए, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, और रिव्यू जरूर कीजिए। यही राय सुदीप जी की तरफ से। मुंबई से बीके गोयल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या स्टॉक है आपके पास? मेरे पास डेयर क्रॉप साइंस 500 शेयर, कितनी क्वांटिटी? 500। एक बार सर फिर से बता दीजिए कितनी क्वांटिटी है आपके पास? 500 500। ओके, और खरीद कितनी है? करीब 5000 रुपीज। ओके 5000। और कब तक का व्यू रख रहे हैं गोयल जी? मैं पूछना चाहता हूँ क्या करूँ? ओके सर, बेयर क्रॉप क्या रहेगी राय आपकी? कंपनी तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ग्लोबली सबसे बड़ा एग्रो केमिकल्स कंपनी है और कामकाज सारा दुनिया में फैला हुआ है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और अगर आप निवेशित रहना चाहते हैं 1-2 साल का नजरिया लेके तो कोई बुराई नहीं है। करेंटली आपका जो खरीद का प्राइस है उससे थोड़ा नीचे कामकाज कर रहा है, पर अगर आप इसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो हमारा मानना यह है कि निवेशित रहिए। केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, क्रॉप साइंस जहां पे ये काम करते हैं उस एरिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में इस कंपनी के लिए और आने वाले दिनों में नतीजा और भी अच्छा होगा, यही उम्मीद है। मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं जैसे ही कह चुका हूँ, बहुत अच्छा पेरेंटेज है, तो आप इसमें निवेशित रहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे आपने निवेश किया, अगर इसको भूल सकते हैं तो भूल जाइए, 2-3 साल बाद देखिए आपको बहुत अच्छा तगड़ा रिटर्न मिल गया होगा। ओके, तो ये रही राय बेयर क्रॉप पर हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ें और अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं महाराष्ट्र विरार से नरेंद्र बांद्रे साहब। स्वागत करते हैं, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। अच्छा, ओके, इनसे बात नहीं हो पाई। इनफैक्ट इनका स्टॉक इन्होंने हमें बताया था HPCL है सर इनके पास, 200 शेयर 178 की खरीद इन्होंने बताई। HPCL पर आपका व्यू जानना चाहेंगे? HPCL जो ऑयल मार्केटिंग क्षेत्र के जो कंपनीज है वो इनहेरेंटली वोलाटाइल रहते हैं।
इसका 2-3 कारण है। पहला कारण है ग्लोबल जो क्रूड ऑयल प्राइसेस वो फ्लक्चुएट करता रहता है। दूसरी बात है सरकार के कुछ कंपल्शंस होते हैं, उसके कारण हमेशा वो जो प्राइस बढ़ता है तो पास ऑन नहीं किया जाता है कस्टमर्स को, वो एब्जॉर्ब करना पड़ता है कुछ हद तक मार्केटिंग कंपनीज को भी। तो ये एक वोलाटाइल स्थिति क्रिएट करता है कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के लिए। इसीलिए हम लोग निवेशक को कहते हैं कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो जरूर पोजीशन ले सकते हैं, पर इस पे ध्यान रखिए और ये शॉर्ट टर्म के लिए ही रखिए। कंपनी का मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोलेटिलिटी इनहेरेंट है, जो 2 कारण मैंने बताया, इन दोनों कारण के लिए एज ऑफ नाउ एचपीसीएल अच्छा लग रहा है। एक तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस कम है, कंट्रोल में है, और दूसरी बात है कि जो अंडर रिकवरी पहले हुआ था उस जगह पे अब ओवर रिकवरी हो रहा है, और सरकार की तरफ से शायद उस पर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। इसके कारण बैलेंस शीट इनका सुधर रहा है, पीएनएल इंप्रूव हो रहा है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अच्छा किया, निवेशित रहिए, पर मॉनिटर करते रहिए काउंटर, समय और अपॉर्चुनिटी देख के प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लेना। जी सर, मुंबई से शंकर से बात कर लेते। शंकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैडम, मेरा 3 स्टॉक पर सवाल है। पहला तो है मेरा अंबुजा, मेरा 400 पर लिया हुआ है, और मेरा की अडानी एंटरप्राइज लिया हुआ है 3000 पर, और मेरा की खादिम लिया हुआ है 260 पर। तीसरा स्टॉक कौन सा बताया? खादिम 260 पर 260। ओके ओके ओके, क्या व्यूज है तीनों स्टॉक पर आपकी? कब तक रखना चाह रहे हैं? नहीं है। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अंबुजा अडानी एंटरप्राइज शॉर्ट टाइम का व्यू है, और खादिम मेरा लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है। ओके, अंबुजा अडानी में सर शॉर्ट टर्म का व्यू, खादिम में लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए क्या राय रहेगी आपकी? अडानी और अंबुजा दोनों अच्छे काउंटर्स हैं, और अंबुजा में तो हम निवेशकों को लॉन्ग टर्म का व्यू लेने के लिए भी सलाह दे रहे हैं। सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा टेलविंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन पे स्पेंडिंग बढ़ रहा है। हालांकि मॉनसून सीजन में थोड़ा बहुत डिमांड कम होता है, पर सेकुलर डिमांड ग्रोथ आने वाले दिनों में हम लोग देख रहे हैं। तो अंबुजा आप अच्छा काउंटर है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अदानी एंटरप्राइज में मैं ये कहूंगा कि काउंटर वोलाटाइल है, पर शॉर्ट टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप मॉनिटर करते रहिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइए इस काउंटर में और मॉनिटर करते रहिए। खादिम के बारे में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको फुटवेयर सेक्टर से आपको लगाव है, आप फुटवेयर सेक्टर में निवेशित रहना चाहते हैं, तो कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स में अगर आप पोजीशन लेते तो शायद आपके लिए मैनेज करना आसान होता। खादिम थोड़ा काउंटर थोड़ा इतना चलता नहीं है, और यहाँ पे अगर अनलेस आपके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी हो या नॉलेज हो इस कंपनी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, तो फिर ठीक है, फिर आप निवेशित रहिए। अदरवाइज मेरी सलाह तो यही होगी कि आप यहाँ से एग्जिट लेके कोई मेन स्ट्रीम काउंटर, पर्टिकुलरली मैं तो आपको बाटा में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। वहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, और आने वाले दिनों में और भी अपॉर्चुनिटी की संभावना वहाँ पे होगा, यही लगता है। अगले कॉलर हमारे साथ है नागपुर से मंगेश जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम मेरे पास बोरोसिल रिन्यूएबल है, 225 शेयर है, 530 की खरीद है। टीवी का वॉल्यूम प्लीज आप पहले कम कर दीजिए। बोरोसिल रिन्यूएबल्स आपके पास है, और कब तक का व्यू है जल्दी से बता दीजिए मंगेश जी, कब तक रखना चाह रहे हैं इसे? 2 से 3 महीने के लिए ले लें, और 2-3 दिन बहुत उतर के उसको एवरेज करूं क्या? बोरोसिल रिन्यूएबल्स सर क्या राय रहेगी सर? देखिए, एवरेज करने के लिए तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है कंटिन्यूअसली काउंटर में, और इस माहौल में शायद सही नहीं होगा एवरेज करना। आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए जब आप कोई शेयर लेते हैं तो स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी होता है, और वो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली एडहेयर करना भी बहुत जरूरी होता है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ऑपरेट करिए, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए। रिन्यूएबल क्षेत्र में आपको निवेश करना है तो बेहतर काउंटर्स, बेहतर मेन स्ट्रीम काउंटर्स में आप ढूंढिए। मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ कि
एक पावर सेक्टर का दिग्गज कंपनी है एनटीपीसी, वहां पे भी बहुत अच्छा रिन्यूएबल का बिजनेस बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में एनटीपीसी का रिन्यूएबल बिजनेस सेग्रीगेट भी होगा, कोई कुछ कॉर्पोरेट एक्शन लिया जाएगा, ये ऐसी उम्मीद है। और सॉलिड कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, निवेशक को भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। तो अगर आपको रिन्यूएबल्स में ही दिलचस्पी है तो शायद एनटीपीसी के जरिए आप रिन्यूएबल्स प्ले करिए। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत आते हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के से लाल निशान में थे, यानी कि बड़ी कमजोरी होगी ऐसा भी नहीं है और मजबूत भी नहीं थे। लगातार 3 दिनों की कमजोरी के बाद अमेरिकी बाजारों के संकेत कल शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार अपने संकेतों के दम पर आगे बढ़ेंगे। आज के मिले जुले कारोबार में एफआईज की तरफ के डेटा किस तरह के निकल कर आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और वायदा कारोबार में कुछ हद तक जो ओवरसोल्ड पोजीशन बनी हुई या फिर कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग करके बैठे हैं, मंदी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं, वो किस तरह से आगे बनती है, ये बड़े ट्रिगर्स होंगे। जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, 19,300 के आसपास कल भी निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। जो सपोर्ट रेंज है 19,300 19,325 की रहेगी। ऊपरी स्तरों पर 19,425 से 19,500 की वो रेंज है जहां पर आपको आती दिखेगी प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 44,750 के अहम सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है। अगला जो बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए अगर कमजोरी होती है तो वो 44,400 से 44,525 का बनकर आएगा। इस रेंज में आने पर पक्का खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 45,175 से 45,300 की रेंज ऐसी है जहां पर आने पर बैंक निफ्टी पर आएगी आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी। इन लेवल्स पर ऊपर की तरफ आपको रखना है फोकस। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरार का। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका, जानना चाहेंगे कल की ऑप्शन कॉल। जी कल हम 19,400 19,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 61 है और इसका स्टॉप लॉस होगा 35 का और ऊपर टारगेट होने चाहिए 95 से 110 के। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे 19,400 की। तो इंडेक्स में ऑप्शन के मौके तलाशने की यहाँ पर राय दे रहे हैं नितिन मुरारका जी। धन्यवाद नितिन जी हमसे बातचीत करने के लिए। और सुदीप सर आपके पास आएंगे, जानेंगे आपके लॉन्ग टर्म पिक्स। ये पहला शेयर सीमेंट क्षेत्र से है, जेके लक्ष्मी सीमेंट। मॉनसून का टाइम सीमेंट कंपनीज के लिए डिमांड का प्रॉब्लम होता है, तो अभी मैं 2-3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल जेके लक्ष्मी सीमेंट पे हमारा व्यू पॉजिटिव है और 900 रुपया का टारगेट 1 साल के लिए लेके खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जैसे हम जानते हैं ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में अच्छा खासा टेलविंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है। सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान बजट में किया गया है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वगैरह एक्टिविटीज में स्पेंड किया जाएगा ज्यादातर हिस्सा, और उसमें सीमेंट का इस्तेमाल होता है, तो सीमेंट में तो अच्छा ट्रैक्शन रहेगा। कंपनी का जो सब्सिडियरी है उदयपुर सीमेंट वर्क्स, वहां पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है और इसके जरिए वॉल्यूम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहेगी आने वाले दिनों में। पीयर्स के कंपैरिजन में एबिटा मार्जिन पर टन इंप्रूव हो रहा है और आने वाले दिनों में जियोग्राफिकल मिक्स और बाकी डेट रिडक्शन के जरिए प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगा। कंपेयर टू पीयर्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में कामकाज कर रहा है, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो एक यूनिक कंपनी है, मैप माई इंडिया, जो किसी इंफो सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 1,600 रुपया का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कंपनी की खासियत है ये मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जियोस्पेशियल और एनालिटिकल टूल प्रोवाइड करता है जो कि यूनिक है। और सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया में फोकस बहुत जबरदस्त है और इसका बहुत बड़ा फायदा मैप माई इंडिया को मिल रहा है, आने वाले दिनों में भी मिलेगा। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर और मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है और एसेट लाइट मॉडल है, जिससे कि कंटिन्यूअसली विद इंक्रीज्ड ऑर्डर इंक्रीज्ड वॉल्यूम इनका परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता है। ओवरऑल बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप हो रहा है, यहाँ पे जरूर निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया 1,600 रुपए का टारगेट 9 से 12 महीने के लिए।
जी, तो ये रही आपकी लॉन्ग टर्म पिक्स। बहुत धन्यवाद सुदीप सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।